हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा। वेलकम टू प्रिपरेशन फॉर ऑल। आज हम लोग करने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति के पीवाईक्यू। क्योंकि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन को अच्छे से पढ़ लिया था, उसके वन लाइनर्स भी कर लिए थे और उसके इवेंट्स भी मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करा दिए थे। तो इसलिए आज हम उसके पीवाईक्यू करेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू से। और मैंने सारे पीवाईक्यू को ढूंढ ढूंढ के बिल्कुल लिखा है और अच्छे से आपको मैं बताऊंगी भी और अच्छे से आपको समझना भी है। और आप पहले मतलब एक बार करके टिक भी लगाइएगा और कैसे करना है ये सब भी करिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का पीवाईक्यू करना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द कॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। मतलब जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसका कारण क्या था। तो फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या था ये देखेंगे आज हम। तो फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या है, पहले तो फाइनेंशियल क्राइसिस था, या फिर एरिस्टोक्रेट रेवोल्यूशन था, या राइज ऑफ मारिया एंटोनिट था। तो क्या था इसका कारण। तो ऑप्शन ए है ओनली थर्ड, ऑप्शन बी ओनली वन, ऑप्शन सी ओनली वन एंड टू, ऑप्शन डी सेकेंड और थर्ड। ये देखिए DSSS 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब बताएंगे कौन सा था इसका आंसर। तो देखिए राइज ऑफ मारिया एंटोनिट तो ऐसा कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है और ना सुना है कभी। तो फाइनेंशियल क्राइसिस, वित्तीय संकट तो था ही था, पहला हो गया। फिर है कुलीन क्रांति, कुलीन क्रांति भी था। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो हम सी पे टिक लगा देते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों थी फ्रांसीसी क्रांति का कारण। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब जो फ्रांसीसी क्रांति थी उससे पहले जो भी घटनाएं हुई थी वो मतलब कौन सा सही है ये बताना है, कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो पहला है, वह आर्थिक रूप से अस्थिर अस्थिर था, इसका तीसरे स्टेट से प्रतिरोध था, यह कृषि अधिशेष था। तो कौन सा ऑप्शन, ओनली वन, बी ऑप्शन है 1 and 2, सी ऑप्शन है 1 and 3 और डी ऑप्शन है 2 and 3। तो ये DSSS 2021 TGT में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन देखिए, वह आर्थिक रूप से अस्थिर अस्थिर था, पहला हो गया। इसका तीसरे स्टेट से प्रतिरोध था, तो तीसरे स्टेट से ही प्रतिरोध था, ठीक है। कृषि वाला पार्ट इसमें नहीं आएगा, तो थर्ड ऑप्शन को काट दीजिए, थर्ड नहीं आएगा, तो हमारा फर्स्ट और सेकंड होगा, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत लंबा क्वेश्चन होने वाला है, तो ध्यान से पढ़ेंगे इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, इसको हमें देखना है। तो पहला तो है, फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ लुइस 15। फ्रांसीसी क्रांति लुइस 15 के शासनकाल के दौरान हुई थी। तो क्या ये हुई थी। तो हमारा मतलब हमें सही, और यहाँ पे देखिए ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सही नहीं है। तो ये देखना है, तो लुइस 15 के दौरान तो नहीं हुई थी, तो इसको क्रॉस कर दीजिए, लुइस 16 के दौरान हुई थी। और यह घटनाओं की एक श्रृंखला थी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ये घटनाओं की एक श्रृंखला थी। फाइनेंशियल क्राइसिस वॉज वन ऑफ द रीजन ऑफ द रेवोल्यूशन। वित्तीय संकट क्रांति के कारणों में से एक था। हाँ, वित्तीय संकट क्रांति के कारणों में से एक था, तो ये भी ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, यहाँ पे हमसे पूछा है सही नहीं है, तो हमारा पहला ही सही नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिस ऑफ रूलर्स ईयर बिकम किंग इज करेक्ट। मतलब कि शासकों के राजा बनने का वर्ष निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है। मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन सा सही है ये बताना है कि कौन सा सही है राजा के वो बनने का, मतलब राजा बनने का, शासकों के राजा बनने का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन सा सही है। तो पहला है लुइस 16 1774 में बना था, लुइस 15 1778 में बना था, लुइस 14 1779 में बना था।
तो हमें तो ये पहला वाला तो याद ही है बिल्कुल कि लुई 1774 में राजा बना था, लेकिन ये दोनों गलत है। ये दोनों पहले आए थे, बाद में नहीं आए थे, तो इसलिए ये दोनों गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ओनली वन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है? डैश ऑफ टुलूज रिप्लेस्ड कैलनोन इन 1718। मतलब टुलूज एक पैलेस है कि डैश के 1788 में कैलोन को स्थान लिया गया था। तो ये किसको लिया गया था? तो आर्क, ये आपको याद नहीं होगा पर ये मैं बता देती हूँ, आर्क बिशप को लिया गया था। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। तो ये बोल रहा है कि द लीस्ट ऑफ ग्रीवांसेस ड्रॉन ड्यूरिंग द फ्रांस रेवोल्यूशन वाज नोन एज। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान की गई शिकायतों की सूची को डैश के रूप में जाना जाता है। मतलब वहां पे जो शिकायत करते थे, जो मतलब जो राजा के पास शिकायत लेके आते थे, उसको क्या बोलते हैं हम? तो क्या बोलते थे हम? कहियर्स दे दोलियांसिस बोलते थे। लेटर दे कैशेट तो नहीं बोलते थे, क्रॉस लगा दीजिए। लेटर दे दोलियांसिस भी नहीं बोलते थे, कहियर्स दे दोलियांसिस बोलते थे। कहियर्स दे कैशेट भी नहीं बोलते थे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, हु अप्रूव्ड द मोशन दैट डिक्लेयर द थर्ड स्टेट टू बी द नेशनल असेंबली इन फ्रांस। मतलब फ्रांस में तीसरे स्टेट को नेशनल असेंबली घोषित करने वाले प्रस्ताव को किसने मंजूरी दी? तो किसने मंजूरी दी थी? सीएस ने दी थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु वॉज चूजन प्रेसिडेंट ऑफ द थर्ड स्टेट इन 1789। 1789 में थर्ड स्टेट का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो थर्ड स्टेट का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो जीन सिल्वर बैली को चुना गया था। आबेसी और मिराबी को नहीं चुना गया था, जीन सिल्वर बैली को चुना गया था। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है, टू डिफीट ब्रिटेन फ्रांस सपोर्टेड द इंडिपेंडेंस ऑफ। ब्रिटेन को हराने के लिए फ्रांस ने डैश को स्वतंत्र बनाने हेतु समर्थन प्रदान किया। मतलब कि ब्रिटेन को हराने के लिए फ्रांस ने किसको सपोर्ट किया, ये पूछ रहा है कि ब्रिटेन को हराने के लिए फ्रांस ने किसको सपोर्ट किया? तो क्या है? इसने अमेरिकी उपनिवेश को सपोर्ट किया। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है 10th क्वेश्चन। इन द लेट 18th सेंचुरी फ्रांस प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू रेबेलियस कॉन्स्टेंट इन डैश। 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस ने डैश में विद्रोही उपनिवेश को वित्तीय सहायता प्रदान की। तो अब किसको प्रदान की? ब्रिटेन के युद्ध में, या फ्रांसीसी जर्मन युद्ध में, ट्रांस अटलांटिक युद्ध में, या अमेरिकी युद्ध में? तो हमने ये वाला क्वेश्चन इसी को घुमा के पूछ दिया है आपका। तो पहले भी पूछा गया है कि अमेरिकी वाला, तो अमेरिकी युद्ध में करी थी। तो ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। आगे देखते हैं। आगे है, हु वॉज द लास्ट रूलर बिफोर द ऑनसेट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांसीसी क्रांति के शुरू होने से पहले अंतिम शासक कौन था? तो फ्रांसीसी क्रांति जब शुरू हुई उसके बाद उससे पहले अंतिम शासक कौन था? तो लुई 16 था। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी के बाद तो हमारी फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट होती है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब इस स्टेटमेंट में जो भी लिखा है उसको करेक्ट कौन सा है ये बताना है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, अंडर द रेन ऑफ लुई 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर कॉमन इकोनॉमी ब्रिटेन। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? फ्रांस डिबेट गोट इंक्रीज एडिशनली बाय बिलियन लिब्रेज ड्यू टू वॉर टू इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिकन कॉलोनीज विद इंग्लैंड। अब देखिए, कथन हम हिंदी में भी पढ़ देती हूँ। लुई 16 के शासन काल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। ये बात सही है या नहीं? तो दी थी, बिल्कुल दी थी उन्होंने। अगला क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट है,
फ्रांस द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों को ब्रिटेन में आजाद कराने के कारण फ्रांस पर 10 अरब लिवरेज और उससे अधिक कर्ज बढ़ गया था। तो 10 अरब लिवरेज वाला कर्ज हमने पढ़ा है, ये बढ़ गया था, तो ये वाला कथन भी सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही ट्रू है, तो ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन वट ईयर डिड लुई 16 एक्सेंट द थ्रोन ऑफ फ्रांस? मतलब किस वर्ष में लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा? कौन सा वर्ष था वो? 1774 था। ये तो आप आंख बंद करके, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, आंख बंद करके भी बता सकते हो, बहुत इजी था ये क्वेश्चन। आगे पढ़ते हैं। What was Maria Antoinette involved in a affair with in 1785? मतलब 1785 में मैरी एंटोनियट किस अफेयर में फंस गई थी? तो कौन सा अफेयर था? सबसे नेकलेस का अफेयर था। और कौन सा नेकलेस? तो डायमंड का नेकलेस। तो ये भी आप बहुत क्वेश्चन, ये आप आराम से कर दोगे। आगे बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन है, हु वॉज द वाइफ ऑफ द किंग लुई? राजा लुई 16वें की पत्नी कौन थी? तो राजा 16 की पत्नी कौन थी? तो मारिया एंटोनिट थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर लुई 16 एक्सेल्ड मेंबर ऑफ द नोबेलिटी ऑफ द सिटी ऑफ टुर्गो ट्रायोस? किस वर्ष में लुई 16 ने ट्रायोस के शहर में कुलीन सदस्यों को निर्वासित किया था? मतलब कौन सा ईयर था जिसमें किया था? तो ये था 1787। 1789 तो नहीं हो सकता, 1781 भी नहीं है, 1784 भी नहीं है, तो 1787 में किया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है हमारा। आगे बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन है, किंग लुई 16 समन्ड द स्टेट जनरल ड्यू टू अ फाइनेंशियल क्राइसिस? अब मतलब राजा लुई 16 ने डैश में वित्तीय संकट के कारण संपदा जनरल की मांग की। तो किस वर्ष? 1760 के दशक में नहीं की, 1780 में की थी, 1719 में नहीं, 1780 में मांग की थी। तो हमारा ऑप्शन क्या? सी करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 18th क्वेश्चन, टू विच सिटी डिड लुई 16 डिसाइडेड टू फ्ली ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन? मतलब फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लुई 16 ने किस शहर में भागने का निर्णय लिया? तो कौन सा शहर था वो? लम्बॉर्डी, वार्सेलेस, पेरिस या लग्जमबर्ग? तो वो कौन सा शहर था? पेरिस था। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 19th, इन विच डिड लुई 16 फ्ली टू पेरिस? लुई 16 किस वर्ष पेरिस में भागता है? तो ये क्वेश्चन में ऐसा ही है कि किस वर्ष भागता है, तो 1973 में भागता है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर वॉज मारिया एंटोनिट एम्ब्रॉयड इन अ डायमंड नेकलेस स्कैंडल? किस वर्ष में मैरी एंटोनिट हीरे के हार के एक घोटाले के बीच में फंस गई थी? तो कौन सा वर्ष था वो? 1789 था। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे करते हैं। अब हमें बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर बताएंगे कौन सा इनकरेक्ट है। पहला है, फ्रेंच वॉज कंसीडर्ड एज अ पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द किंग? फ्रांस को राजा की निजी संपत्ति माना गया। फ्रांस को क्या माना गया? कि निजी संपत्ति माना गया। तो ये तो क्या है? ये सही है बिल्कुल। टाइद का प्रसार हुआ, टाइद का प्रसार हुआ, तो ये भी सही है। पहली और दूसरी संपदा पर कर का बोझ? पहली और दूसरी संपदा पर कर मतलब टैक्स बर्डन ऑन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ थर्ड स्टेट को कर देना पड़ता था, फर्स्ट और सेकंड स्टेट को कर नहीं देना पड़ता था, तो ये गलत हो गया। फेलियर ऑफ इकोनॉमी रिफॉर्म, आर्थिक सुधारों की विफलता, तो ये ठीक है कि आर्थिक सुधारों की विफलता हो रही थी। तो हमारा कौन सा करेक्ट गलत है? सी। और हमसे क्या पूछा है? इनकरेक्ट। तो हमारा यही सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन है,
हु सैड दैट आफ्टर मी द डायलॉग, किसने कहा कि मेरे बाद प्रलय आएगी। तो ये मैंने वन लाइनर्स में कराए हैं, आपको बहुत ध्यान से कराया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि वन लाइनर्स में कि मेरे बाद ही प्रलय आएगी, ये किसने बोला था। जिसने मेरे नोट्स पढ़े होंगे ये क्वेश्चन उसको पक्का आता होगा। तो किसने बोला था, लुइस 15 ने बोला था। ये सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन द थर्ड स्टेट ऑफ फ्रांस सोसाइटी आइडेंटिफाई। निम्नलिखित में से एक विकल्प फ्रांसीसी समाज के तीसरे वर्ग में शामिल नहीं है। अब इनमें से कौन सा है जो थर्ड स्टेट में शामिल नहीं है, तो इसको देखते हैं। कामगार और किसान ये शामिल थे थर्ड स्टेट में। न्यायालय और उसका अधिकारी ये भी शामिल है। और अधिशासी निकाय शामिल नहीं था। और बड़े कारोबारी भी शामिल थे। तो सी वाला ही शामिल नहीं था, तो यही सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, 24 क्वेश्चन है। हु आर्ग्यूड दैट द जनरल विल शुड गवर्न सोसाइटी। इनमें से किसने यह दलील दी कि सामान्य इच्छा से समाज का संचालन किया जाना चाहिए। तो ये किसने बोला था, ये चीज रूसो ने बोला था। ज्यादातर फिलोसोफर रूसो के ने ही बोले थे ऐसे ऐसे स्टेटमेंट, जैसे मैन इज बॉर्न फ्री एवरीवेयर ही इज इन चेन, इमाइल भी रूसो ने दी थी। और 3 डिस्कोर्स भी दिए थे, सामाजिक अनुबंध, ये सारी चीजें उनके याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और ये ध्यान रखिएगा ये सारे PYQs हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की बुनियादी वित्तीय समस्याओं की संरचनात्मकता थी। द फंडामेंटल फिजिकल प्रॉब्लम इन फ्रांस वॉज स्ट्रक्चरल। तो अब इसमें से क्या इनकरेक्ट है ये बताना है कि फ्रांस की बुनियादी वित्तीय समस्याएं संरचनात्मक थी या नहीं। तो इसमें से इनकरेक्ट बताना है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। neither the clergy who owned about 10% of the land nor the nobility who owned between 25 to 30% of the land paid any tax। तो अब इसने क्या बोला है कि ना तो पुरोहित वर्ग जिनके पास भूमि के 10% हिस्से का स्वामित्व था, और ना ही अभिजात वर्ग जिनके पास भूमि के 25 से 30% भाग था स्वामित्व, वो कर देगा, मतलब वो टैक्स देता है। मतलब ये टैक्स देते थे, जिनके पास ये था वो टैक्स देते थे। तो ये तो बिल्कुल गलत था, ये वाला बिल्कुल अपोजिट बोल दिया है। इनके पास जो जिनके पास ये था वही कर देते थे। तो अगला वाला देखते हैं कि अगला वाला क्या बोलता है। अगला स्टेटमेंट है, इन मैनी एरियाज टैक्स फार्मर्स कलेक्ट द टैक्सेस एंड फॉरवर्डेड ओनली पार्ट ऑफ द मनी टू द गवर्नमेंट। अब इसने क्या बोला, फ्रांस के कई क्षेत्रों में कर कृषकों करों को एकत्रित कर और उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा सरकारी खजाने में जाया करता था। तो ये भी गलत है, ऐसा नहीं होता था, बहुत ज़्यादा हिस्सा सरकारी खजाने में जाता था। आगे देखते हैं, लुईस 16 फर्स्ट अपॉइंटेड नेकर देन टुर्गो एज द फाइनेंस मिनिस्टर टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द फ्रांस। अब लुईस 16 ने सबसे पहले तो नेकर को क्या बनाया, वित्त मंत्री बनाया। उसके बाद ही टुर्गो को बना दिया, क्या करने के लिए, जो फ्रांस की वित्तीय अर्थव्यवस्था थी उसको सुधारने के लिए। तो ये बिल्कुल सही है, लुईस 16 ने यही किया था। तो ये ठीक है। तो हमें इससे क्या पूछा था, करेक्ट ही पूछा था, तो ये ठीक है। तो और सारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं, अगला तो इनकरेक्ट होगा ही, क्योंकि एक करेक्ट पूछा है ना, एक इनकरेक्ट पूछा है। तो देखिए, लुईस 16वें ने सर्वप्रथम नेकर को या उसके बाद टुर्गो को, तो ये हमारा गलत हो गया कि ऐसा इसने नहीं किया था। वॉर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन 1740 एंड द 7 ईयर वॉर 1756 हेल्प टू बैंकक्रप्ट द स्टेट। ऑस्ट्रेलिया उत्तराधिकारी को युद्ध 1740 से 48 या 7 वर्षीय युद्ध ने देश को कंगाल बनाने में योगदान दिया था। तो ये भी हमारा ठीक है। तो मैंने कौन सा बताया था कि हमारा ये वाला, तो हमसे क्या पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था। तो लुईस 16 ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया था। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। आगे है व्हेन वाज द टेनिस कोर्ट ओथ टेकन, मतलब टेनिस कोर्ट ओथ की शपथ जो है कब ली थी, तो कब ली गई थी वो 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट ओथ में शपथ ली गई। जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन अच्छे से पढ़ लिया है वो मतलब इस वीडियो को पॉज करके भी अपनी मतलब बोल सकते हैं, अपना वो कर सकते हैं, एक बार पॉज करके और फिर आंसर देके और फिर इस वीडियो को रिज्यूम कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द ऑथर ऑफ द इन्फ्लुएंशियल पॉम्फेट कॉल्ड व्हाट इज अ थर्ड स्टेट, मतलब व्हाट इज अ थर्ड स्टेट ये किसने बोला था, तो व्हाट इज अ थर्ड स्टेट किसने बोला था, आबेसिये ने, मिराबियो ने, बेली ने या लुइस डेविस ने, तो ये आबेसिये ने बोला था। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला है द स्टॉर्मिंग ऑफ द डैश अकर्ड ऑन जुलाई 1489। अब क्या बोल रहा है कि डैश की घटना 14 जुलाई 1789 को हुई थी, तो कौन सी घटना हुई थी, बास्तिल की, टेनिस कोर्ट की और फोर्ट गैरिसन की या पैलेस ऑफ वर्सेलिस की। तो वास्तिल की घटना हमारी जो है, मैंने इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करा रखा है, वो जाके आप देख सकते हैं। तो वास्तिल की घटना कब हुई थी, हमारी 14 जुलाई 1789 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है An important law was enacted immediately after the storming of the Bastille in the summer of 1789. It is called. वर्ष 1789 में ग्रीष्म मौसम में बेस्टिल्ट पर आक्रमण के तुरंत बाद एक महत्वपूर्ण कानून को प्रभावी बनाने गया था जिसे डैश कहते हैं। तो अब इस कानून को प्रभावी बनाने गया था, उसे क्या कहते हैं ये देखते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, द किंग एंड एडमिनिस्टर ऑफ द नेशनल असेंबली, राजा और मंत्रियों द्वारा राष्ट्रीय असेंबली का संचालन ये बोलते हैं, या फिर द पेमेंट ऑफ टैक्सेस बाय द क्लर्जी, पादरी द्वारा कर का भुगतान ये बोलते हैं, या तो द एबोलिश ऑफ द इंक्विजिशन, नियंत्रण का उन्मूलन, या द किंग अपॉइंट्स द जुडिशरी, राजा द्वारा न्यायपालिका का नियुक्ति। तो ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं द अबोलिशन ऑफ द इंक्विजिशन। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वर द फर्स्ट स्टेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन से फ्रांसीसी क्रांति का पहला चरण था, तो पहला चरण कौन सा था या फिर फर्स्ट स्टेप कौन सा था, तो ये देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में कन्वोकिंग स्टेट जनरल की सभा बुलाना पहला स्टेप था। आगे बढ़ेंगे। स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिल्ट का तूफान ये था, या लुई सोल्वे का उद्गम ये था। तो हमारा देखिए पहला और दूसरा, बेस्टिल्ट का तूफान और स्टेट जनरल की, पहला तो ये है और दूसरा स्टॉर्म, ये दोनों था। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर डिड किंग लुई 16 अनाउंस दैट ही वुड कन्वेंस द स्टेट जनरल, किंग लुई 16 ने किस वर्ष में यह घोषणा की थी कि वह स्टेट जनरल का समाधान करेंगे, कौन सा वर्ष था, 1782, 1787, 1783 या 1788। तो लुई 16 ने 1788 में घोषणा कर दी थी कि स्टेट जनरल का समाधान करेंगे 1788 में। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द आर्के बाइशॉप्स ऑफ टूलूज, टूलूज के आर्क बिशप्स का क्या नाम था, टूलूज के आर्क बिशप्स का क्या नाम था, एनी रॉबर्ट तुर्गो या जैकस नेकर, चार्ल्स कैनोन या चार्ल्स डी ब्रियन। तो इसका नाम क्या था, चार्ल्स डी ब्रियन। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। When did the National Assembly, recognized by Louis XVI, abolish the feudal system of obligation and taxes? लुई 16 द्वारा मान्यता प्राप्त नेशनल असेंबली ने कब सामंती के दायित्व और करों को समाप्त किया था, तो कौन से, 5 सितंबर 1787, 4 नवंबर 1788, 4 अगस्त 1789 और 5 जुलाई 1787।
कब किया था? तो 4 अगस्त 1789 में किया था। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। Who served as finance minister in France for Louis XVI? अब लुई 16 के लिए फ्रांस में किसने वित्त मंत्री के रूप में कार्य को संभाला था? एनी तुर्गो ने, या बेसो ने, या नेकर ने, या मैक्समिलियन ने? तो किसने संभाला था? नेकर था। जब लुई 16 जब था राजगद्दी पे बैठा था तो नेकर ही था वित्त मंत्री। जब तुर्गो के साथ नेकर ही था जो लुई 16 के साथ राजगद्दी मंत्री के रूप में संभाला था। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच पेयर इज करेक्टली मैच विद द रिगार्ड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789? 1789 की फ्रांस की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा इसमें से सही है ये देखते हैं। 15 जुलाई 1789 का नेकर का निष्कासन हो गया था, नहीं ये गलत है। 1 मई 1789 को जनरल असेंबली स्टेट की स्थापना हुई थी, नहीं। 5 मई को हुई थी, ये याद रखिए, यहाँ पे 5 मई लिखिए, 5 मई को हुई थी। 15 जून 1789 तीसरे स्टेट द्वारा नेशनल असेंबली की पदवी को अपनाया गया था, नहीं ये भी गलत है। अगला है ऑप्शन, नवंबर 1789 को चर की संपत्ति को राष्ट्रीयकरण किया गया, तो ये वाला ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। When did the third state overwhelming approved a motion that declared them as National Assembly by CA? तीसरे स्टेट ने एक ऐसे प्रस्ताव को पूर्ण बहुमत से कब मंजूरी दी जिसने उन्हें सीए द्वारा राष्ट्रीय विधानमंडल घोषित किया था? तो कब किया था? 20 जून 1788, 17 जून 1789, 19 जून 1789 या 18 जून 1788? तो 17 जून 1789 को किया था। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे। In dash the French king agreed to double the number of representative of the third state but declined to give all member an individual vote. अब इसको समझते हैं क्या बोला है इसने। डैश में फ्रांसीसी राजा तीसरे स्टेट के प्रतिनिधित्व संख्या को दुगुना करने के लिए सहमत हुए, लेकिन सभी सदस्यों को एक व्यक्तिगत वोट देने से इनकार कर दिया। मतलब कब किया इन्होंने? फ्रांसीसी राजा ने मतलब दोगुना मानने के लिए तो तैयार हो गए, क्योंकि पहले क्या था? 1 स्टेट 1 वोट। अब क्या हो गया? 1 पीपल 1 वोट हो गया, तो डबल मानने के लिए तैयार हो गए। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, डबल मानने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इन्होंने क्या किया? सदस्य को एक व्यक्ति एक वोट देने से इनकार कर दिया। तो कब किया? एक व्यक्ति एक वोट देने से इनकार कर दिया, तो कब किया? कौन से सन में किया था? अप्रैल 1788 में, मार्च 1789 में, जुलाई 1788 में, या दिसंबर 1788 में? तो दिसंबर में किया था 1788 में इन्होंने इनकार। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। 38 क्वेश्चन है। द डैश ऑफ पेरिस वॉज अ डिग्री विच एबॉलिश द गिल्ड एंड एलिमिनेटेड मोनोपोलीज। पेरिस का डैश एक हुक्मनामा था जिसने गिल्ड को समाप्त कर दिया और एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो क्या है? संसद। यहाँ का क्या था? संसद था। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर डिड द नोबल कन्वेंस द किंग ऑफ डिसमिस नेकर आउट ऑफ हिज ड्यूटी? किस वर्ष ने रईसों ने राजा को नेकर ने अपने पद कर्तव्य से खारिज करने के लिए मनाया था? तो कौन से सन में? 1780 में, 1783 में, 1782 में, या 1781 में? तो 1781 में मना लिया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है। 39 क्वेश्चन है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ सक्सेशन फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर? अब फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा ये देखना है। तो एनी रोबोट तुर्गो, मैंने ये याद भी कराया था, तून नाको करबा से मतलब जैकस नेकर या ब्रायन या कैलोन। तो अब देखिए कौन है। पहले कौन आता है? तुर्गो आता है, फिर नेकर आता है, फिर कौन आता है? कैलोन आता है, फिर ब्रायन आता है। तो कहाँ है ऑप्शन? पहला फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड है तो इसको क्रॉस कर दीजिए, इसको भी क्रॉस कर दीजिए। फर्स्ट देन सेकंड, थर्ड वाला लास्ट में है तो ये क्रॉस हो गया। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इवेंट्स डेट इज करेक्ट। अब इसमें से कौन सा पेयर जो है डेट का करेक्ट है, मतलब घटनाक्रम का कौन सा पेयर करेक्ट है। बैस्तिल्त में जबरदस्ती घुसना, बैस्तिल्त में जबरदस्ती घुसना कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 को हुआ था, तो ये तो करेक्ट है अपना। टेनिस कोर्ट की शपथ 19 जून 1789, नहीं, इस दिन नहीं हुआ था। लुई 16 की हत्या, लुई 16 की 11 जुलाई को तो नहीं हुई थी, कब हुई थी? 21 जनवरी को हुई थी। तो हमारा 2 इनकरेक्ट हो गया, तो अपने आप ही कौन सा करेक्ट हो जाता है? हमारा ये करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। 41 इन विच ईयर आर्की बाइशॉप्स ऑफ टुलरोज रिप्लेस्ड कैलोन। किस वर्ष में टुलूज के आर्की बाइशॉप्स ने कैलोन को प्रतिस्थापित किया था? कौन सा ईयर था वो जब किया था? तो ये हमने पहले भी किया था, पर ये 2021 में भी आया था, 2018 में भी, तो 1788 में किया था। हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होते हुए आगे बढ़ते हैं। In the context of French Revolution, who was the Controller General of Finance in 1774? फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में 1774 में वित्त के महानियंत्रक कौन बने थे? तो वित्त के महानियंत्रक कौन बने थे? जैकर नेकर बना था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे बना था, चार्ल्स कैलोन बना था, या एनी रॉबर्ट तुर्गो बना था? तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होता है, तुर्गो बना था कंट्रोलर जनरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट रिलेटेड टू फाइनेंस इन फ्रांस। अब फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से फ्रांस में वित्त से संबंधित नहीं था? तो वित्त से संबंधित कौन था? जैकस कर था ही, जीन पॉल मरात, एनी रॉबर्ट तुर्गो, चार्ल्स कैलोन। तो वित्त मंत्री के नाम मैंने बता रखे हैं, ये था जीन पॉल मरात। कौन सा क्या था? पत्रकार था, पत्रकार था जीन पॉल मरात। तो ये क्या था? वित्त मंत्री नहीं था। तो हमारा यहाँ पे क्या होता है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 द नेशनल असेंबली कंट्रोल। अब 1791 के संविधान के तहत राष्ट्रीय असेंबली डैश का नियंत्रण करती है। तो किसका नियंत्रण करती है? निष्क्रिय नागरिक का, राजा और मंत्री का, सक्रिय नागरिक का, या न्यायपालिका का? तो किसका करती है? राजा और मंत्री का करती है। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट एनकरेज्ड बिजनेस इंटरेस्ट इन फ्रांस। निम्नलिखित में से किस सरकार ने फ्रांस में व्यापारिक हितों को प्रोत्साहित किया था? तो किसने किया था? संवैधानिक राजतंत्र, जून राजतंत्र, लुई 16 का राजतंत्र, या लोकतंत्रीय राजतंत्र? तो संवैधानिक राजतंत्र ने किया था। तो ये क्या है? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला देखते हैं। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द मैन ऑफ सिटीजन बाय द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन डैश इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। मतलब फ्रांस की संविधान सभा द्वारा डैश को मनुष्य और नागरिक अधिकार की घोषणा फ्रांसीसी क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। तो कौन सी घटना थी ये? कब हुई थी? 26 अगस्त 1789 को हुई थी। अब यहीं पे आप बता दीजिए कि महिला और नागरिक अधिकार कब मिला था। तो यहीं पे आप कमेंट में बता दीजिएगा कि महिला और नागरिक अधिकार कब मिला था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंबल ऑफ स्पेक्टर वॉज यूज्ड बाय ली बार्बे टू कन्वे अ पार्ट ऑफ कंटेंट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट टू द मैन एंड वुमेन of the 18th century. What does the spectre represent? तो 18वीं शताब्दी में पुरुष और महिला के अधिकारों की घोषणा के मसौदे के एक हिस्से बताने के लिए ले बार्बे द्वारा राजदंड का प्रतीकात्मक उपयोग किया गया था। राजदंड किसका प्रतिनिधित्व करता था? तो किसका प्रतिनिधित्व करता था? शाही शक्ति का प्रतीक, या फिर महिलाओं का मानवीकरण, या शाश्वत का प्रतीक, या शक्ति का प्रतीक? तो शाही शक्ति का प्रतीक होता है। किसका? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होते हुए
आगे बढ़ते हैं। अगला है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ सिटीजन। तो फ्रेंच क्रांति के संदर्भ में मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है, पहले कथन पढ़ लेते हैं, जो स्टेटमेंट है वो पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सा सही है। यह 26 अगस्त 1789 को घोषित किया गया था। तो हमारा ये पहला वाला ठीक है, 26 अगस्त को घोषित किया गया था, हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा है। इसके सार्वभौमिक सिद्धांत थे, इसके सार्वभौमिक सिद्धांत भी थे। यह थॉमस जेफरसन द्वारा लिखा गया था। नहीं, ये गलत है, ये तो हमने सुना भी नहीं है कि थॉमस जेफरसन द्वारा लिखा गया था। तो हमारा पहला और दूसरा सही होता है, तो हमारा क्या हो, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इवेंट्स ईयर इज करेक्ट। हम इवेंट्स में कौन सा पेयर जो है मतलब करेक्ट है वो बताना है हमें। तो आगे देखते हैं, मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा कब की गई थी? 1789 में की गई थी। और कब की गई थी? 26 अगस्त 1789 को की गई थी। चर्च और पादरियों में सुधार, तो 1787 में तो नहीं की गई थी चर्च और पादरी। बास्तिल का पतन 1788 में नहीं हुआ था, क्योंकि इसके बाद हुआ था बास्तिल का पतन, 1789 में हुआ था। तो हमारा सिर्फ ओनली वन करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से एसोसिएटेड नहीं है या फिर जुड़ी हुई नहीं है, वो बताना नहीं है। तो आधुनिक राष्ट्रवाद ये जुड़ा हुआ है, हमारा करेक्ट हो जाता है। मार्क्सवाद नहीं जुड़ा हुआ, तो यही गलत होगा। नागरिकता में के अधिकार, ये भी गलत है, ये भी सही है। राष्ट्र की संप्रभुता, ये भी सही है। तो हमारा यहाँ पे क्या है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज फॉट टू स्टैब्लिश। अब फ्रांसीसी क्रांति के डैश की स्थापना के लिए डैश हुई थी, मतलब डैश की स्थापना कब हुई थी, किस किस चीज की स्थापना हुई थी? अब समाजवादी समाज की स्थापना हुई थी या फिर सामंतवादी की हुई थी? तो यहाँ पे क्या है, हमारा ओनली वन ऑप्शन आएगा, क्योंकि समतावादी समाज की स्थापना यहाँ पे हुई थी, तो सिर्फ ए ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्रांस वांट टू वॉर इन 1792 विद विच कंट्री। मतलब फ्रांस जो है लड़ाई चाहता था, कौन से देश के साथ लड़ाई चाहता था? तो किस ऑस्ट्रेलिया के साथ, स्पेन के साथ, इंग्लैंड के साथ या जर्मनी के साथ? तो ये चाहता था, इंग्लैंड के साथ लड़ाई चाहता था। अगला देखते हैं, व्हेन डिड द कन्वेंशन abolished monarchy and declare France as a republic। किस कन्वेंशन सम्मेलन में फ्रांस में राजतंत्र समाप्ति की तथा गणतंत्र की घोषणा की गई? अब किस में की गई थी? तो 21 सितंबर 1792 को की गई थी। हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होता है। वेयर वॉज लुईस 16 एज अ वर्चुअल प्रिजन्स। लुईस 16 को आभासी कैदी के रूप में कहाँ रखा गया था? लुईस 16 को आभासी कैदी के तो कहाँ रखा गया था? टूलरिज पेरिस में गया था। ऑप्शन में देख लेते हैं, डी ऑप्शन है, टूलरिज पेरिस में रखा गया था। ठीक, तो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, इन विच ईयर लुईस 16 वॉज ग्लूटीन्ड बाय द रिपब्लिक गवर्नमेंट। किस वर्ष में रिपब्लिक सरकार द्वारा लुईस 16 को सिरो गिलोटीन्ड द्वारा कलम कर दिया गया था, उसका सर कलम कर दिया गया था? कब किया गया था? तो 21 जनवरी 1793 को किया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, व्हेन वॉज किंग लुईस 16 एक्सिक्यूटेड। किंग लुईस 16 कब निष्पादित किया गया था? तो कब किया गया था? ये पिछला ही ऑप्शन है, 21 जनवरी 1793 को किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंटर इट्स मोस्ट वायलेंट फेज द टेरर इन द ईयर। अब कौन से सन में फ्रांसीसी क्रांति ने अपने सबसे हिंसक चरण के टेरर डैश में कौन से वर्ष में प्रवेश किया था? तो 1793 से 94 के बीच में इसने प्रवेश किया था। तो 1793 दिया नहीं हुआ कहीं, तो 1794 आएगा हमारा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आगे देखते हैं, आगे है
विच पीरियड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इज नॉन एज रेन ऑफ टेरर। ये वही क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति की कौन सी अवधि आतंक का राज के रूप में जानी जाती है। तो 1793 से 94, तो यहाँ पे देखिए 1793 से 94, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन वुमेन मार्च टू वर्साइल्स अकर्ड ऑन। फ्रांसीसी क्रांति के मोड़ों में से एक डैश वर्साई की ओर महिलाओं का मार्च कब से कब तक हुआ था। 15 और 16 जुलाई 1789 को हुआ था, 5 या 6 अगस्त 1789 को हुआ था, या 5 या 6 अक्टूबर 1789 को हुआ था, या 15 या 16 अक्टूबर 1789 को हुआ था। तो देखिए 5 और 6 अक्टूबर 1789 को ये चीज हुआ था। तो यहाँ पे क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट आता है हमारा। अगला करते हैं, इन 1791 हु रोट अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। 1791 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिला और नागरिक के अधिकारों की घोषणा किसने लिखी थी। तो किसने लिखी थी ये, जर्मेन दी स्टॉल ने, ओल्मो डी गोजेस ने, मैरी एंटोनित ने, या सोफी डी कॉर्सो ने। तो ये किसने लिखी थी, ओल्मो डी गोजेस ने लिखी थी। तो हाँ, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, इन 1815 नेपोलियन वॉज डिफीटेड एट। 1815 में नेपोलियन को डैश में पराजित किया गया था। तो कौन सी ऐसी लड़ाई थी जो नेपोलियन को पराजित किया गया था। वाटरलू, काहिरा, बासानो, डेग, गैपा या कासाइना। तो यहाँ पे वाटरलू की लड़ाई में इसको पराजित किया गया था। ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, with regard to the French Revolution, which among the following had rewarded the sovereign national state by redefining the idea of freedom from the bondage into a movement। मतलब फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में किसने ये विचार मुक्त किया था कि विचार एक आंदोलन है और उसका संप्रभुत्व राष्ट्र और राज्य को पुनः किया जाएगा। तो ये किसने बोला था। तो ये नोबल्स ने बोला था, या जैकोबिन्स ने बोला था, या समाजवादी ने बोला था, या उपनिवेश लोगों ने बोला था। तो ये चीज किसने बोली थी, उपनिवेश लोगों ने बोली थी। हिंदी वालों के लिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया है वैसे। 64, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियन हु वाज कंसीडर द सक्सेसर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। कुछ इतिहासकारों के अनुसार फ्रांसीसी क्रांति का उत्तराधिकारी किसे माना गया है। जो कुछ इतिहासकार थे उनके अनुसार जो फ्रांस का उत्तराधिकारी है वो किसे माना गया है। लुइस 16 को, लुइस 14 को, लुइस 15 को, या नेपोलियन बोनापार्ट को। तो जो 18th ब्रूमेयर हुआ था उसमें नेपोलियन ने अपने आप को राजा घोषित कर लिया था। तो उत्तराधिकारी कौन बना, नेपोलियन बन गया, नेपोलियन बोनापार्ट। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है। तो हमने जो PYQ थे वो 64 ही लिए थे आज के लिए। फिर अगली वीडियो में मैं और कोई वीडियो लेके आऊँगी, या फिर आप कमेंट करके बता दीजिए आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, मैं वही वीडियो लेके आ जाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।